13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं अपनी देश भारत का, मैं अपने देश भारत का अमिट सम्मान करता हूँ। मैं अपने देश भारत का अमिट सम्मान करता हूँ। यहाँ की सुनहरी मिट्टी का मैं गुणगान करता हूँ। यहाँ की सुनहरी मिट्टी का मैं गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करता हूँ। मित्रों, अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन पर्व है। भाई बहनों को भी मेरे अंतस हृदय से बहुत बहुत सुखद कामनाएं। आज का वीडियो चूँकि मेरे पास सारे दिन सभी के लिए आरक्षित है, तो मुझे लगा कि इस अमृत महोत्सव पे कुछ अभूतपूर्व आपको जानकारी दी जाए। मैं आज उन शहीदों के विषय में बताना चाहता हूँ, उन अनाम शहीदों के विषय में बताना चाहता हूँ, जिनका स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता की कहानियों में कहीं नाम दिखाई नहीं पड़ता है। आज बड़ा रिसर्च करके मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी उन नामों के विषय में, उनके विषय में संक्षेप में, बहुत संक्षेप में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊँगा। उनके फ़ोटो भी मैं लगा रहा हूँ साथ में, आप फोटो देखते जाइए और उनको भी जानिए, उनको भी याद कीजिए, जिनके विषय में आपको अभी तक बहुत कम पता चला है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको मातंगनी हाजरा के विषय में, मैं इस बीच में अपनी डायरी से देखता भी जाऊंगा जो मैंने लिखा है। तो मातंगनी हाजरा के विषय में मैं सबसे पहले बताऊंगा। मातंगनी हाजरा एक ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी
जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया। और काफ़ी उस समय महिलाएं बड़ा पर्दे में रहती थी। महिलाओं को संघर्ष करने के लिए, विशेषकर अंग्रेज शासकों के विषय में संघर्ष करने के लिए महिलाएं बाहर निकले, ये थोड़ा बड़ा कठिन बात मानी जाती थी। तो इस विषय में मैं उन्हीं के विषय में बता रहा हूँ। तो मातंगी हाजरा का जो वो हुआ, वो इस पे बहुत संघर्ष के साथ निकली और उनको एक पुलिस स्टेशन के सामने ही उनको गोली से मार दिया गया। गोली लगी, फिर उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा और वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम कहते हुए नारा लगाते हुए वो शहीद हो गए। ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मातंगी हाजरा जी को सशक्त नमन है। आप उनका फोटो देख सकते हैं, सामने मेरे आपके फोटो आ रहा है, फोटो को नमन करिए। और दूसरा नाम आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन उनके विषय में बहुत ज़्यादा इतिहास में नहीं लिखा गया। वो है बेगम हजरत महल। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वो दूसरी पत्नी थी। वाजिद अली शाह जब अंग्रेज़ों ने उनको निर्वासित कर दिया और अंग्रेज़ों के साथ उनकी सेना हार गई, उनको मतलब अंग्रेज़ों का तो अत्याचार था, दमनकारी अत्याचार था, और उनको निर्वासित किया गया और वो कलकत्ते जाकर के रहे। तो उनकी जो दूसरी बेगम थी, बेगम हजरत महल ने बहुत लड़ाई ली और उन्होंने अपने पुत्र, उन्होंने चाहा कि मैं विजिश कद्र को वली, मतलब लखनऊ का वली बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों ने, भाई उस समय महिलाएं बन नहीं सकती थी, पुत्र को ही युवराज बनना था, तो अपने जो उनका बेगम हजरत महल के पुत्र को था, तो विजिश कद्र को उन्होंने बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनको नहीं मिली सफलता। आखिरकार वो बड़ा 1857 के भी आंदोलन में भाग लिया और उसके बाद उनको नेपाल में जाकर निर्वासित हुआ। नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई और नेपाल में मृत्यु, उनका जन्म 1824 में हुआ था और 7 अप्रैल 1879 को उनका निधन हो गया, नेपाल में ही निधन हुआ। तो ये तो बेगम हजरत अली हुआ। फिर एक आपको नाम बिल्कुल नहीं, ये तो खैर कुछ नाम आए, एक आप लोग नाम नहीं जानते होंगे, आप देख रहे होंगे, फोटो में देखेंगे अभी, सेनापति बापट। सत्याग्रह के एक नेता होने के कारण उन्हें सेनापति कहा जाता था। वो नेतृत्व करते थे पूरे आंदोलन का, गांव-गांव के, शहरों के, छोटे-छोटे शहरों के छोटे-छोटे गुटों का नेतृत्व करते थे। और पुणे महाराष्ट्र के वो रहने वाले थे। उन्होंने पुणे में भारतीय ध्वज को फहराने का सम्मान मिला था, वो सब मिले और गाँव वासियों ने उनको सब, लेकिन उनको तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ भाषण करने के कारण उन्होंने खुद की गिरफ्तारी दी। वो सत्याग्रही थे जो कि हिंसा का मार्ग नहीं चुनते थे, वो सत्याग्रह महात्मा गांधी के तरीके से वो भी एक पुराने सत्याग्रही थे और सत्याग्रह करते थे, कोई हिंसा का कार्य नहीं करते थे। उनको भी जेल में डाल दिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। फिर एक चौथा नाम आता है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली उत्तर प्रदेश की ही थी। अरुणा आसफ अली के विषय में आप बहुत जानते होंगे। बहुत ही कम लोगों को उनके बारे में सुना होगा कि जब वो 33 वर्ष की थी तो उन्होंने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था और राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के वक्त ही उनको उतरते ही मंच से गिरफ्तार कर लिया गया था और वो बहुत दिनों तक गिरफ्तार रही। और फिर इसके विषय में उनके सामाजिक कार्य भी बहुत हैं। फिर एक पांचवा नाम आता है पोटी श्री रामलू। पोटी श्री रामलू ये महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक थे, महात्मा गांधी जी को बहुत मानते थे और महात्मा गांधी जी के भक्तों में से उनको गिना जाता है और महात्मा गांधी जी के अनुयायी होने के कारण वो अहिंसक आंदोलन के प्रमुख थे। जब गांधी जी के देश और मानवीय उद्देश्यों के प्रति उनकी निष्ठा देखी तो कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामलू, गांधी जी ने स्वयं कहा कि अगर मेरे पास श्री रामलू जैसे 11 और समर्पित समर्थक आ जाएं तो मैं 1 वर्ष में स्वतंत्रता हासिल कर लूँगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन खैर पोटी श्री रामलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत दिन गांधी जी जब जेल में रहे तो वो भी जेल में रहे
और गांधी जी के बाद भी वो जेल में रहे। गांधी जी छूट गए थे बाद में, लेकिन श्री रामलू को छुड़ाया नहीं जा सका। फिर एक बड़ा नाम सुना होगा, भीकाजी कामा। भीकाजी कामा, कई शहरों में उनकी बड़ी बड़ी संख्या है, उनके नाम से भवन हैं, उनके नाम से कई संस्थाएं भी चल रही हैं, NGOs चल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कौन थी और क्या काम किया। कामा ने न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, अपितु वे भारत जैसे देश में लैंगिक, मतलब स्त्री और मानव, स्त्री और पुरुष दोनों की बराबरी के दर्जे के लिए भी पक्षधर थी। और उसके उन्होंने आंदोलन एक शुरू किया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब एक करीब करीब सभी संपत्ति, उन्होंने बड़ा भाग जो है लड़कियों के लिए, अनाथालय चलाने के लिए, जो निर्वासित लड़कियां थी, परित्यक्त लड़कियां थी, जो सड़कों पे भीख मांगती थी, उनके अनाथालय बनवाए। अनाथालय पर उनका बहुत खर्च हुआ। और 1907 में उन्होंने इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा भी फहराया था। और उस समय भारत का झंडा फहराना, वो भी विदेश में, जर्मनी में, ये बड़ा कठिन काम था, बड़ा असंभवजनक काम था। तो इस प्रकार से भीखाजी कामा का नाम आता है। फिर एक नाम आता है तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव बिहार के सिवान नगर के पुलिस थाने पर उन्होंने अपने पद के साथ जुलूस का नेतृत्व किया था, और जुलूस का नेतृत्व किया था। और वहाँ पर वो जब अपने घावों पर पट्टी बांधकर अपने आगे चल रही थी, उन्हें गोली मार दी गई, लेकिन वे अपने घाव, गोली मारी गई, गोली मारने पर उनके घाव बहुत बड़े बड़े थे, और मतलब 3-4 जगह गोली लगी थी, लेकिन वो चल सकती थी किसी तरह के। फिर खैर उसी बीच में उनकी मृत्यु, जब वो लौटी तो उनकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले देश के झंडे को लगातार पकड़े रहे। अच्छा, उस समय के क्रांतिकारियों, चाहे वो मृत्यु तक हो, लेकिन उस समय झंडे को वो नहीं छोड़ते थे। जैसे श्री राम शर्मा आचार्य का कल हमने आपको बताया, उनके हाथ में लगा रह गया था, और खैर मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो बेहोश हो गए थे, तब की बात है। फिर एक नाम आता है, बहुत साहित्य से तो उनका नाम बहुत जुड़ा है, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। वो गुजरात के थे, उन्हें कुलपत के नाम से भी जाना जाता है। वो कुलपत रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए बहुत सक्रिय थे। स्वतंत्र भारत के प्रति उनके प्रेम और त्याग के कारण वे अनेकों बार जेल गए। फिर एक मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ा नाम आता है पीर अली खान का। पीर अली खान जो है स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े अगुवाई नेताओं में से थे। मैं जरा पढ़ दूं, अपने पास हमारे लिखा है, कुछ थोड़ा सा हमने रिसर्च जो की हो कहीं। पीर अली खान 1920 उनका जन्म है, और डेथ उनकी हुई थी 7/7/1857। 1820 में उनका जन्म हुआ था, 1857 में उनका निधन। 37 साल के ही थे। तो उनका बड़ा अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, और उस समय पीर अली खान जो है मौलानाओं को एक विरोध भी झेलते थे, और उनके साथ उनको लड़ाई के लिए प्रेरित करते थे। यानी वो 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ने के लिए बहुत अग्रणी नेता थे। और पीर अली खान शासक, जिन्हें अंग्रेज शासन ने गिरफ्तार किया था, उनके एक सामाजिक सुधारक के तौर पर बड़ी भूमिका है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय में भी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया। उन्होंने भारतीय महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प, थिएटर और हैंडलूम्स, हथकरघे को बहुत बढ़ावा दिया। तो सबसे पहले पीर अली खान का हथकरघे के लिए उनका योगदान बड़ा मशहूर है, योगदान माना जाता है। फिर 10वां नाम, जो आखिरी नाम की चर्चा मैं इस समय कर रहा हूँ इन 10 नामों में से, वो हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, बंगाल की। वे भारत के शुरुआती विद्रोहियों में से एक थीं, और 1857 के स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें 14 अन्य लोगों के साथ फांसी दे दी गई। तो ये हमारी प्रस्तुति थी। और मित्रों, एक हमारी अपील है बड़ी हाथ जोड़ करके
ये राष्ट्र की भावना है और देश को लगना चाहिए। हम 75 साल की आज़ादी बड़े इन जो मैंने बताया इन संघर्षों की बातें तो 10 हैं। बहुत सारे ऐसे अनाम शहीद हैं जिनको हम जानते नहीं, जिनको गांव के छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े औरतें, छोटी छोटी औरतें, बुजुर्ग औरतें, युवा औरतें शहीद हो गई, पुरुष भी बहुत शहीद हुए, उनके विषय में कोई जानता नहीं। सैकड़ों हजारों या हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनकी उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि 75 वर्ष का ये अनुपम उपहार है कि हम अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो कृपा करके इस अमृत उत्सव को आप अपने झंडे, घर घर झंडा फहराने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है और जो ये किसी राष्ट्रीय ये अस्मिता का प्रतीक है, इसको पार्टी लाइन से कि हम कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, किसी दल के हैं, कम्युनिस्ट हैं, कोई भी हो, आपका देश है, आपका देश है, अपना देश है, स्वतंत्र हैं आप। कुछ भी अगर आप विद्रोह करने के लिए, विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कम से कम झंडा लगे, ध्वज अपना तिरंगा फहराने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। ये भाजपा का या किसी दल विशेष का ये आंदोलन नहीं, ये आपका अपना आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है। और इसको न लगाने से कोई इसके ऊपर पनिशमेंट है, दंड नहीं है। लेकिन हमारे अंदर का उबाल, जैसे आज के हमारे एपिसोड में अभी आज जो थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उसमें प्रवीण सिन्हा कहते कितना सोचो, लेकिन अंदर से ही एक उबाल आ जाता है कि झंडा लगाओ। हमारे दिव्यांग, बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हमको फ़ोन पे कर रहे हैं कि मैं अपने घर पे झंडा नहीं लगा पा रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कोई लगा दे, बहन भाई कोई, उनको ज़्यादा मतलब दिव्यांग कहीं ज़्यादा उत्सुक है झंडा लगाने के लिए अपने घरों पे। तो मेरी एक अपील है कि आप सब लोग, बड़ा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। अच्छा एक बात बता दूं मित्रों 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम, 15 अगस्त हमारे विराट कप सम्मेलन, मतलब एक बहुत अच्छे मतलब हम 3-4 कवियों को आपके सामने 15 अगस्त को प्रस्तुत कर रहे हैं। 15 अगस्त का ये एपिसोड जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा है। स्वतंत्रता के स्वर अमर, तो स्वतंत्रता के स्वर के अंतर्गत ये हमारा एपिसोड देखिएगा। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आज का रक्षाबंधन पर्व आपको बहुत बहुत सुखमय हो, आपको भाई बहन का ये परिवार आपका हजारों वर्ष तक चलता रहे, आपका दोनों का प्रेम बना रहे, परिवार में सभी सुख समृद्ध रहें, यही शुभकामनाओं के साथ मैं विष्णुकांत मिश्रा, CEO दिव्यांगम चैनल, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट, आपको अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।